न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ साधना उत्तरा। चलिए सीधे बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वह लगातार एक के बाद एक प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो आज देवरिया जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 207 करोड़ की लागत से बन रहे देवरिया बाबा स्वायत्त शाही मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। और ये मेडिकल कॉलेज कुल 540 बेड का होगा। और 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से देवरिया समेत प्रदेश के कई नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ आज सीएम योगी का काफी ज्यादा अहम दौरा रहने वाला है। देवरिया का दौरा करने वाले हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने वाले हैं और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का आज निरीक्षण करेंगे। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी भी कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। यहाँ काफी ज्यादा अहम दौरा माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। इस तरीके से कॉलेज का लोकार्पण होगा और सभी जो तमाम सुविधाएं होती हैं, जो तमाम तैयारियां हैं, वो कर ली गई हैं। अब देखना यह है कि जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का आज निरीक्षण किया जाएगा और देवरिया दौरे पर रहने वाले सीएम योगी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और जिस तरीके से महत्वपूर्ण दौरे हमेशा करते आए हैं और लगातार जिलों का दौरा हो, चाहे कोविड की स्थिति हो, लगातार स्थिति की देखभाल करनी हो, तो यूपी के सीएम हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं। और यूपी के सीएम लगातार जिस तरीके से टीम 11 और के साथ बैठक करते हुए उन्होंने टीम 9 का गठन किया था और आज भी वो देवरिया का दौरा करने वाले हैं। तो यहाँ ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जनता दरबार की ये तस्वीरें हैं। तो यहाँ आपको ये बता दें कि जनता दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप, यूपी की तस्वीर दिखाई जा रही है। और आज भी देवरिया का दौरा करने वाले हैं योगी। काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और बताया ये जा रहा है कि 540 बेड होंगे इस मेडिकल कॉलेज में और सभी जो तमाम तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। और आपको ये बता दें कि जो स्थिति है वो जायजा लेने के लिए भी योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर रहते हैं। 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी भी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। यहाँ प्रदेश के कई नए मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। आपको ये बता दें कि सिद्धार्थनगर से भी इस तरीके से मेडिकल कॉलेज का जो लोकार्पण किया जाएगा, देवरिया, सिद्धार्थनगर, इन दोनों जो तमाम जगहों पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। तमाम तैयारियां देखी जाएंगी, जो सुविधाएं हैं वो जो हो सारी की सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। आपको बता दें कि यहाँ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जाएगा और आज देवरिया दौरे पर रहने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि काफी ज्यादा अहम रहने वाला है ये दौरा और 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी भी कई मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने वाले हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है ये और इसका निरीक्षण करने वाले हैं। जो तमाम तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में भी आए दिन पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं और आए दिन कई जिलों का दौरा भी करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ लोगों की समस्याएं सुनते हैं और यहाँ जिस तरीके से लोकार्पण, शिलान्यास, तमाम जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। तीस जुलाई को कॉलेज का लोकार्पण भी किया जाएगा और आज देवरिया का काफी ज्यादा अहम दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया जाने वाले हैं और उनका आज देवरिया का दौरा है। तमाम कई जिलों में उनका दौरा रहता है और काफी ज्यादा अहम रहने वाला है आज का दौरा। अब देखना बेहद ही खास होगा कि आज क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ स्थिति है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जाएगा आज।
30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी भी मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो उसमें भी यूपी के सीएम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। और लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी अब चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। देखना यह है कि कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि आज भी उनका देवरिया का दौरा रहने वाला है। यूपी के सीएम लगातार जिलों का दौरा करते हैं और लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, कॉलेज हो, चाहे जनता दरबार हो, सभी जगह वो हमेशा पहुंचते हैं। और आज भी वो देवरिया पहुंचने वाले हैं और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने वाले हैं। तो यहाँ 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी भी कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है। जो तमाम तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देवरिया से विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके। विशाल, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से कॉलेज का निरीक्षण करने वाले हैं और काफी ज्यादा अहम रहने वाला ये देवरिया का दौरा? जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल का आगमन है। 3 बजे होने जा रहा है और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। 30 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है। कल से ही पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है व्यवस्था को सही करने में। हेलीकॉप्टर द्वारा में आएंगे 3:15 पे और लगभग 1 घंटा रहने के बाद से निरीक्षण करके जाएंगे। फिर यहाँ आगे का कार्यक्रम तय होगा। जी सर, अगर बात करें आज जो तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ स्थिति है और सुविधाएं जो मिलेंगी उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल साधना, मैं बता दूं कि तैयारी तो पूरी तरह से हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 21 प्रचार की भी इंटरव्यू होकर नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन मेंस पावर के लिए अभी इस पर चर्चा चल रही, कुछ और बढ़ाया जाए। और प्रशासन लगातार इस पर निगरानी रख रहा है और मुख्यमंत्री जी से कुछ बातों को रखेगा, क्योंकि अधिकारी गणों से भी वो कुछ राय विमर्श लेंगे। निरीक्षण के बाद इसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में वो बातचीत भी करेंगे, मीडिया से भी मुखातिब होंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि क्या और सुविधा यहाँ दी जाए। अब 30 तारीख को जब ये ओपन हो रहा है तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मिल सके, इसके लिए ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और बीजेपी द्वारा दी गया मेडिकल कॉलेज जो है ये अब चालू होने जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है। जी सामना, बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आज काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा, और फिलहाल आपको जिस तरीके से जानकारी भी मिल पा रही होगी, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली है लोगों को, और बताया ये भी जा रहा है कि 540 बेड होंगी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है वहां की? सुविधाओं पर ही पूरा फोकस है। पूर्वांचल का जो देवरिया जिला है, गोरखपुर से सटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम यूपी हैं, वो कल से गोरखपुर में डेरा डाले हैं और सिद्धार्थ नगर पर भी नजर बनाए हुए हैं, देवरिया पर भी बनाए हुए हैं। दोनों जगह मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है। देवरिया में सुविधा बढ़ाने के लिए काफी उनका फोकस है और इस मेडिकल कॉलेज चालू होने के बाद काफी सुविधा मिलेगी। यहाँ बिहार से लेकर इधर के अन्य जिलों को भी लाभ मिलेगा। उसके लिए पहले ही काफी तैयारी की जा रही है कि इसमें कोई कमी न आए और कोई चूक न रह जाए। उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी के आने का यही संकेत है कि इसको पूरी तरह पहले देख लिया जाए, समझ लिया जाए क्या कमी है, उसको दूर किया जाए। अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो इसका आज अहम दौरा माना जा रहा है। जिले के लोगों में काफी उल्लास है उनके आने का। इसके बाद अब देवरिया के दिन बहुरने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब देखना यह है कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के सुंबलर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आपको ये बता दें कि यहां आतंकियों की जो तलाश है वो की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों की सही संख्या का पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोनों की तरफ से गोलीबारी अभी भी जारी है। अधिकारी ने यह बताया कि आज सुबह जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ रहे थे, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी।
और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और धम्म दिवस पर अपने संबोधन में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। पीएम ने साथ ही भगवान बुद्ध को भी याद किया। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां ज्ञान है वहीं पूर्णिमा है, वहीं पूर्णता है। ज्ञान संस्कार का प्रतीक है। पीएम ने गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को बधाई दी और भगवान बुद्ध को भी याद किया। आपको ये बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बधाई दी और कहा कि भगवान बुद्ध से बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था और त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। पीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि तब बुद्ध ने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं, बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। आदरणीय श्री राष्ट्रपति जी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहां कहा गया है, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं, बुद्ध में आस्था रखने वाले। और वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय मेघालय दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि अमित शाह मेघालय में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें अन्य मुद्दों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का मामला भी उठने की संभावना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के साथ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और यहाँ काफी ज्यादा अहम रहने वाला है उनका ये दौरा। और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से उनका आज दौरा रहने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का मामला भी उठने वाला है। और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी भी उनके साथ होंगे। और अमित शाह का ये दौरा इसी महीने 17 तारीख को होना था, लेकिन कोरोना के कारण उन्होंने स्थगित कर दिया। इससे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के सगमा ने केंद्र से इच्छा व्यक्त की कि राज्यों के सभी अंतर्राज्यीय मुद्दों को 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सुलझा लिया जाए। छत्तीसगढ़ के कांकेर सड़क हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। चारों छात्र मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। और यहां आपको ये बता दें कि हादसे के बाद चालक ट्रक समेत भाग निकला और इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। और उधर सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इससे पहले हादसे के दौरान ग्रामीण काफी भड़क गए। चारों छात्र के शव सड़क पर ही पड़े मिले और ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। हादसे के थोड़ी देर बाद उधर से एक बस निकली। ग्रामीणों की ओर से रास्ता बंद देख वह बस बैक करने लगी और इस दौरान कंडक्टर पीछे खड़ा होकर बस पास कराने का प्रयास कर रहा था। हंगामे के बीच चालक ने कंडक्टर को ही बस से कुचल दिया। सर ये क्या है, ये लोग ना आर्मी और बीएसएफ की तैयारी के लिए है ना, और ये सब लोग पढ़ने वाले हैं। एक लड़का 10वीं में था इस साल और 3 बच्चे 11वीं में थे।
15-16 साल की उम्र है उनका। 10वीं में कौन सा बच्चा था? 10वीं में रोशन राणा करके मैंने उसको जब मैं ही पढ़ा रहा था। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्भवती महिलाओं को कोरोना से बचाव के लिए यहां वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। सभी महिलाओं को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक आपको ये बता दें कि जिन सरकारी हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव करने से पहले जाँच की जा रही थी, वहीं पर वैक्सीन लगेगा और भीड़ से बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी तरह के वायरस का खतरा ना रहे। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि हर साल लगभग 20 लाख महिलाएं गर्भवती होती हैं और इन सभी को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस काम को अंजाम देने के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वह काउंसलिंग करके हॉस्पिटल तक लाएंगी। पहले लग रहा था कि कैसा क्या होता है, बट अब लग गया है तो ठीक है, सेफ ही होगा। लगा के उनको समझाते रहे हैं, यदि दर्द है तो हाथ में बर्फ से सेक लें, यदि फीवर आता है तो सर ने जो प्रिस्क्राइब की है टैबलेट खा सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत होती है तो वापस आके दिखाना है। हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन पर रखा जाता है, टीम बनी हुई है पूरी। खाना खा के आए हैं? खाना खा के ही लगाना, खाली पेट इंजेक्शन नहीं लगा, इसलिए सारी गर्भवती महिलाओं से हम लोग पहले से पूछ लेते हैं। जबरदस्त दिखाया, गर्भवती महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। तैयारी हम लोगों की वैक्सीनेशन में जैसे पूर्व में थी, पूरी तैयारियां हैं। पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका पहले एनसी चेकअप करेंगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेडिकल फिटनेस जो गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं, जिस तरह से सब चेकअप करने के बाद फिट होते ही उसको वैक्सीन लगाएंगे और आधा घंटा ऑब्जर्व करेंगे। इसमें एक खास बात ये भी कर रहे हैं हम लोग कि सरकार की तरफ से भी निर्देश है। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी राज्य सरकारें चिंतित हैं और इसे कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही और उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। बीते दिनों महाराष्ट्र के नागपुर से भी इसी तरह की खबरें सामने आई थी, जहां वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से लोग सेंटर से बिना वैक्सीन लगाए वापस लौट रहे थे। तो यहाँ आगे केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। सप्लाई अभी कम हो रही है। 31 तारीख के लिए कहा गया कि वैक्सीन नहीं है, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। वैक्सीन केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। सर कोरोना। और वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस आलाकमान ने लंबी मशक्कत के बाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल समेत महत्वपूर्ण पदों पर वरिष्ठ नेताओं की ताजपोशी के साथ ही चुनावी तैयारियों के मद्देनजर 10 समितियों की भी घोषणा कर दी है। यहां कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की कमान और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सौंपी है। और यहाँ आपको ये बता दें कि राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा को उपाध्यक्ष और दिनेश अग्रवाल को संयोजक बनाया गया है। समिति में कुल 11 सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने 27 सदस्यीय मीडिया समिति बनाई है और इसमें राजीव महर्षि को मीडिया प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। समिति में 13 प्रवक्ता और 13 मीडिया को ऑर्डिनेटर शामिल किए गए हैं। कांग्रेस कार्यक्रम मूल्यांकन समिति की कमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश बूदियाल को सौंपी गई है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रचलित एक ऐसा प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि एक प्रयोगशाला के रूप में उसको यूज कर रहे हैं। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्री देखे। कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है कि हम सबको इकट्ठा लेकर एक कलेक्टिव टीम के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएं और जो लोगों की समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज तैयार करें। वही सब सोचते हुए आज कल हमने जो उत्तराखंड की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसका गठन किया है और उसमें
सभी जहां हमने माननीय गणेश गोंदियाल जी को प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है, वहीं जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे श्री प्रीतम सिंह, उनको CLP लीडर बनाया। और साथ के साथ एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हमारे हरीश रावत जी के रूप में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन के रूप में हमने उनको साथ दिया। और वहीं यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जो जानकारी है वो गांव-गांव तक पहुंचाकर लोगों को उसका लाभ दिलाने के उद्देश्य से महाराजगंज जनपदीय कलेक्ट्रेट परिसर में 2 LED वैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना किया गया। बता दें कि यहाँ जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है, योजना की विस्तृत जानकारी प्रसारित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यहाँ ये योजना चलाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और उधर जिलाधिकारी ने सामाजिक संगठनों की उपस्थिति में प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 LED वैन जनपद के कई क्षेत्रों में जाएगी। इसके माध्यम से सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। LED वैन निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इसका और क्या लाभ मिलने वाला है? सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु 2 LED वैन पूरे महाराजगंज जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करेगी। जो सरकार की उपलब्धियां हैं और जो योजनाएं हैं उसके बारे में जनता को इससे अवगत कराएगी, जिसके बारे में लोग जान सकेंगे और सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकेंगे। क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, कई बार योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वो सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए यह बड़ा अच्छा कदम है जिससे कि गांव-गांव के लोग भी सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र बबली के बेटे सूरज सहरावत अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपने पैतृक गांव बडई खेड़ा पहुंचे। हेलीकॉप्टर में सूरज सहरावत के साथ उनके पिता जननायक जनता पार्टी के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली और उनका परिवार भी शामिल था। गांव वालों को जब दुल्हन के आने की खबर मिली तो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पूरा गाँव उमड़ा और दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया गया। देखिए 16 तारीख को बेटे का लगन टिकेगा हमारे हल्के में, हमारे निवास स्थान गाँव बिडाई खेड़ा में प्रोग्राम, तो उसमें सभी हल्का वासियों ने हमारे अपनों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। और 21 और 22 तारीख की बच्चों की शादी थी। 22 तारीख को हम बारात लेकर बेटे की शादी करने पहुँचे। वहाँ हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने बड़े धूमधाम से हमारा स्वागत किया और हमें बहू के रूप में बेटी दी। और सभी गणमान्य लोगों ने इस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आशीर्वाद दिया, दूसरे जी भी यहाँ पहुँचे। सभी लोग जो हमारे, चाहे वो हमारे पारिवारिक सदस्य के रूप में थे, चाहे हमारे मित्र दोस्त थे, सब ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। और वहीं हरियाणा के फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद की खोरी गांव में अवैध कब्जे को हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन लोगों को वहां से हटाने के लिए कार्रवाई कर रही है। और इसी को लेकर परेशान खोरी वासियों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चटोनी से गुहार लगाई थी कि वो आकर उनकी बात सुने और सरकार तक उनकी बात पहुंचाए। इसी सिलसिले में गुरनाम सिंह चटोनी खोरी गांव जा रहे थे और जहां उन्हें बीच रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया और कुछ देर बाद यहां अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और यहां आपको ये बता दें कि उन लोगों को आश्वासन देकर वहां से वापस लौट गए। डीसी साहब ने अच्छी तरह से बात सुनी है और हमने उनको ये कहा है कि एक तो सीएम साहब से मीटिंग रखवा दें, क्योंकि इंसान है, धरती पे पैदा हुए, धरती पे रहेंगे। हो सकता है उनकी बात समझ में कोई बात आ जाए। हमने ये बात रखी है कि फॉरेस्ट से ज़मीन सरकार को ले ली जाए और सरकार लेके फिर आगे इनको बसने की परमिशन दे दे। उसमें मकान गिराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सरकार के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा और ये लोग जहाँ पे हैं वहाँ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।